अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू है और इससे पहले हमने गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ा था। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ मेजरिंग एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए कॉइल। तो हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखें, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए कॉइल हम मेजर करते हैं तो याद रखें कि हमारे पास दो वेज हैं, दो मेथड्स हैं कि जिसके ज़रिए से हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो एक हमारे पास लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट है और दूसरा हमारे पास है पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट की। देखें, ये जो लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट है तो ये इसमें हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को मेजर करते हैं, लेकिन सेंसिटिव गैल्वानोमीटर की, यानी ये हमारे पास सेंसिटिव गैल्वानोमीटर होता है, बहुत हसास होता है। हसास का मतलब ये है, सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर इस गैल्वानोमीटर को थोड़ा सा करंट भी मिल जाए तो उस थोड़े से करंट को भी ये नाप सकता है, यानी उसको ये मेजर कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये गैल्वानोमीटर सेंसिटिव है, हसास है। थोड़ा सा भी करंट इसको मिले तो वो करंट वो आपको शो कर सकता है, यानी उसकी मेजरमेंट ये कर सकता है। तो ये हमारे पास सेंसिटिव गैल्वानोमीटर के लिए हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि दिस मेथड इज़ यूज टू मेजर द डिफ्लेक्शन ऑफ ए कॉइल ऑफ अ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। ठीक है, यानी थोड़ा सा करंट दे के भी वो आपको लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है। तो अब इस तरह करते हैं कि हम इसकी कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं और फिर उसकी जो वर्किंग है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन हमारे पास है, याद रखें कि इसमें हमारे पास एक लैंप होता है और स्केल होता है। ये दोनों जो हैं एक स्टैंड के साथ अटैच होते हैं, यानी लैंप को भी अटैच किया जाता है एक स्टैंड के साथ और उसके साथ फिर स्केल भी हमने रखा होता है। और ये जो स्केल होता है ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल से बना होता है। अब सवाल ये है कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल से क्यों बना होता है और ये क्या होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल हमारे पास कौन से मटेरियल होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम अगर सपोज़ ये वाला जो दूसरा फिगर है, अगर इसको हम देख लें, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल दिखाया गया है, दूसरा ट्रांसलूसेंट दिखाया गया है और तीसरा ओपेक। अब ट्रांसपेरेंट हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जिसमें टोटली लाइट पास हो सके, यानी लाइट इसमें पास हो सके और आपको वो दूसरा साइड बिल्कुल मतलब नज़र आता है। ठीक है, यानी क्लियरली आप उसमें से देख सकते हैं। और ये जो तीसरा मैंने यहाँ पे शो किया है ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं हो सकता, आपको उस ऑब्जेक्ट के पीछे क्या है वो आपको नज़र नहीं आता। तो ये हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट्स है, यानी वी कैन नॉट सी थ्रू देम एट ऑल। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अब इन दोनों के दरमियान में, यानी ट्रांसपेरेंट और ओपेक के दरमियान में जो दूसरा यानी मटेरियल होता है वो ट्रांसलूसेंट, के जिसको आप पार्शली देख सकते हैं, जिसका पार्शल व्यू आप कर सकते हैं, यानी दिस मीन्स दैट वी कैन पार्शली सी थ्रू देम। तो ये हमारे पास ट्रांसलूसेंट मटेरियल होते हैं। तो ये जो हमारे पास स्केल होता है ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल होता है, यानी कि हम इससे पार्शल व्यू कर सकते हैं। आप अगर इस स्केल पे जब लाइट पड़ता है तो इसको आप बैक साइड से भी देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे पास लैंप एंड स्केल हैं that will be placed at 1 meter distance from the mirror of galvanometer। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। इसकी जो वर्किंग है
याद रखें कि इस प्रोसेस में हम जब बीम ऑफ लाइट फॉल करते हैं, यानी ये जो लाइट आता है वो एक लैंप से आता है, वहाँ पे जनरेट होता है, ये फिर स्ट्राइक करता है कनकेव मिरर पे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास लाइट आता है एक लैंप से, वो स्ट्राइक करता है एक कनकेव मिरर पे, फिर ये लाइट उस मिरर से रिफ्लेक्ट होता है और फोकस हो जाता है स्केल पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लाइट स्केल पे फोकस हो जाएगा तो एक स्पॉट बनाएगा। द स्पॉट विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द स्केल एंड द स्केल इज ट्रांसलूसेंट, so therefore we can see the spot from the back side of the scale। अब ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल हमने क्यों लिया? क्योंकि टू रिड्यूस, अच्छा ये जो स्केल है ये ट्रांसलूसेंट है, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि वी कैन सी द स्पॉट फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द स्केल एज वेल एज टू रिड्यूस द ह्यूमन एरर। अच्छा, अब ये हमारे पास इनिशियल रीडिंग है ऑफ द स्केल, जिसको हमने S1 से डिनोट किया है। यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट डायग्राम है। ये हमारे पास स्टैंड है, ये हमारे पास लैंप है, ये हमारे पास ट्रांसलूसेंट स्केल हैं। ये जो हमारे पास लैंप एंड स्केल है ये इस मिरर से 1 मीटर के फासले पे रखा गया है, ठीक है। यानी डिस्टेंस बिटवीन द स्केल एंड द मिरर शुड बी 1 मीटर। अब जब हम इस गैल्वानोमीटर को करंट सप्लाई करते हैं, तो जब करंट सप्लाई करेंगे तो ये जो कॉइल हैं ये रोटेट होगा, और जब कॉइल रोटेट होगा तो साथ साथ मिरर भी रोटेट होगी। और अब जब मिरर रोटेट होगी तो जाहिर है जो लाइट फॉल कर रहा था पहले, अब वो लाइट इस मिरर पे फॉल करेगा, लेकिन वो जो रिफ्लेक्ट होगा लाइट वो किसी दूसरे स्केल के दूसरे पॉइंट पे पड़ेगा। यानी पहले हमारे पास ये S1 स्पॉट बना रहा था, यानी जब इसको हमने करंट नहीं दिया था तो उस वक्त जो लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जो स्पॉट बना रहा था, सपोज वो S1 पोजीशन पे बना रहा है। अब जब इसको हमने करंट प्रोवाइड किया तो ये जो कॉइल है वो रोटेट हुआ, उसके साथ मिरर भी अटैच है, वो भी रोटेट हुई। तो अब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके किसी दूसरे पोजीशन पे यानी कि स्केल पे पड़ गया, और वो जो दूसरा पोजीशन है जहाँ पे उस लाइट ने स्पॉट बनाया है उसको हमने सपोज S2 के नाम से पुकार लिया। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक S1 आ गया और एक हमारे पास S2 आ गया। सो अब हम ये कह सकते हैं कि this time the spot is found at another point called S2। The S2 is the final position of the light। If we see the top view, जब ऊपर से अगर आप इसको देखते हैं, so we can see that we have a circle of radius 1 meter and the arc length S2 minus S1, जिसको डेल्टा S से अगर हम डिनोट कर लें या सिंपली S से डिनोट कर लें। जब आप इसका टॉप व्यू करते हैं, यानी आप इसको ऊपर से इस तरह देखते हैं, तो ये हमारे पास एक सर्कल बनता है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 मीटर कहलाता है। और ये हमारे पास आर्क लेंथ है S1 और S2 के दरमियान में जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास आर्क लेंथ है। तो इसको हम इस फार्मूले से, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, S = R थीटा के फार्मूले से हम थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी दैट विल बी S/R, या डेल्टा थीटा = डेल्टा S ओवर R। अब डेल्टा S भी हमें पता है कि कितना मिलीमीटर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, और R भी हमें पता है जो कि 1 मीटर है। तो यहाँ से आप थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास ये थीटा = S ओवर R फार्मूला हमने लगा दिया। अब यहाँ पे जो थीटा आएगा इसको हम इस फार्मूले में पुट कर लेंगे, I = C/BAN। ये C कांस्टेंट है, B भी मैग्नेटिक फील्ड वो भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स ये सारे हमें पहले से पता होंगे। तो इस कांस्टेंट टर्म को फिर हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो इस फार्मूले से आता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास करंट आ जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर, कि ये हमारे पास गैल्वानोमीटर कितना सेंसिटिव है। याद रखें, जब हम सेंसिटिविटी ऑफ करंट डिस्कस करेंगे तो हम जो करंट इस गैल्वानोमीटर को प्रोवाइड करते हैं वो माइक्रो एम्पेयर में है। सपोज वी इंक्रीज द करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर इन सच अ वे दैट द स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द स्केल इज मूव्ड बाय 1 मिलीमीटर डिस्टेंस। यानी ये जो हमारे पास स्केल है, इसमें सपोज ये स्पॉट जब मूव कर रहा है तो उसने 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि गैल्वानोमीटर को रिप्लेस करते हैं बाय अनदर गैल्वानोमीटर, एंड the current given to galvanometer is in microampere. If the spot on the scale is moved by a distance of 1 millimeter, again 1 millimeter है, but the current flowing in the galvanometer is suppose 0.6 microampere, यानी अब हमने गैल्वानोमीटर को चेंज किया। पहले हमारे पास 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस स्केल पे उसने कवर कर लिया स्पॉट ने, लेकिन जो हमने करंट प्रोवाइड किया था सपोज 0.4 एम्पेयर पे, उसने 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस स्केल पे कवर कर लिया। अब जब हमने गैल्वानोमीटर को चेंज किया और सपोज जब हमने चेंज किया तो भी उसने 1 मिलीमीटर का फासला कवर किया स्केल पे, लेकिन सपोज इस वक्त जो करंट गिवन है वो 0.6 माइक्रो एम्पियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम डिफ्लेक्शन हमें मिला दोनों करंट्स पे, एक 0.4 एम्पियर पे और एक 0.6 एम्पियर पे। तो हम ये कह सकते हैं कि द फर्स्ट गैल्वानोमीटर जो 0.4 एम्पियर माइक्रो एम्पियर करंट जिसको हमने प्रोवाइड किया था इज़ मोर सेंसिटिव देन द सेकेंड गैल्वानोमीटर जिसका करंट जो गिवन है वो 0.6 माइक्रो एम्पेयर है। यानी एक केस में 0.4 माइक्रो एम्पेयर पे 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है स्केल पे, और दूसरा 0.6 माइक्रो एम्पेयर करंट दे के वो स्केल पे 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, यानी स्पॉट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 1 मिलीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.4 वाला जो गैल्वानोमीटर 0.4 माइक्रो एम्पियर वाला जो गैल्वानोमीटर है वो मोर सेंसिटिव है, यानी वो थोड़े से करंट पर भी आपको उतनी डिफ्लेक्शन देता है जितना आपने सपोज 0.6 वाले के केस में किया है। तो इसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ करंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि ये सेंसिटिविटी ऑफ करंट को डिफ़ाइन करते हैं। याद रखें, इसको अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिफ्लेक्शन होगा स्केल पे वो 1 मिलीमीटर होगा, यानी ऑन द ट्रांसलूसेंट स्केल डिफ्लेक्शन विल बी 1 मिलीमीटर एंड दैट स्केल विल बी प्लेस्ड 1 मीटर डिस्टेंस away from the mirror. So properly अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि the amount of current in microampere required to produce deflection of 1 millimeter on the translucent scale which is placed 1 meter away from the mirror of galvanometer। तो ये हमारे पास sensitivity of current को हम डिफाइन करते हैं। अब ज़रा मैथमेटिकली हम इस पे आते हैं। हमारे पास जो करंट की वैल्यू है I इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई BAN इंटू थीटा, इस वैल्यू को हम गैल्वानोमीटर कांस्टेंट भी कहते हैं या सिंपली कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें I डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू C डिवाइड बाई BAN, या theta divided by I is equal to BAN over C. Remember, this theta divided by I is called sensitivity of current. In a current sensitivity is angle of deflection per unit current. Angle of deflection per unit current is called current sensitivity.
एंड दैट इज़ इक्वल टू बी ए एन डिवाइड बाई सी। अब अगर हमारे पास ये वाला फैक्टर लार्ज होगा तो फिर इसका मतलब है कि ये गैल्वानोमीटर हाईली सेंसिटिव हैं। और अगर सपोज़ हमारे पास बी ए एन ओवर सी की जो वैल्यू है अगर ये स्मॉल होगी तो इसका मतलब है कि द गैल्वानोमीटर इज़ नॉट सेंसिटिव। ठीक है, अब मज़ीद इस करंट सेंसिटिविटी को हम एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि हम इसके फैक्टर्स देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो याद रखें, इस इक्वेशन के मुताबिक जो करंट सेंसिटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड बी के, एरिया ऑफ द कॉइल के, नंबर ऑफ टर्न्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द टॉर्जनल कपल। ये सी जो हमारे पास हैं ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और हम ये पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास जो सी हैं ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हैं, जिसको हम रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट भी कहते हैं या टॉर्जनल कपल भी कहते हैं या सिंपली कपल पर यूनिट ट्विस्ट। अब ज़रा इसको हम मज़ीद आगे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ये याद रखें कि हम करंट सेंसिटिविटी को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले जो हमारे पास स्लाइड था उसमें हमने ये पढ़ा कि जो करंट सेंसिटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, ए के, एन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सी के। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, करंट सेंसिटिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्जनल कपल सी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो वायर हैं जिसके ज़रिए से हमने कॉइल को सस्पेंड किया है, अगर उस वायर का जो सी कांस्टेंट की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू अगर वो लार्ज होगी तो फिर यानी थिक वायर होगा तो फिर उसको घुमाना मुश्किल होगा। अब उसको घुमाने के लिए फिर हमें ज़्यादा करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि स्मॉल करंट से वो कॉइल रोटेट नहीं होगा तो वो फिर सेंसिटिव नहीं होगा। तो लिहाजा अगर आप उसको सेंसिटिव बनाना चाहते हैं तो फिर आपको सी की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, यानी जितना सी की वैल्यू को आप डिक्रीज़ करेंगे उतना आपके पास वो गैल्वानोमीटर सेंसिटिव होगा करंट के, या द करंट सेंसिटिविटी विल बी मोर। अच्छा, अब हम किस तरह इस करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग सी। तो इसमें अगर हम इस तरह कर लें कि डायमीटर ऑफ वायर को डिक्रीज़ करें और लेंथ ऑफ वायर को इंक्रीज़ करें तो फिर हम सी को डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारे पास ये वायर बहुत थिन हो जाएगा और ये टूट भी सकता है, क्योंकि कॉइल भी हैं, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर ये इसके साथ अटैच हैं। तो चांस ये बन सकता है कि ये टूट जाए, क्योंकि वो जितना आप उसको पतला बनाएंगे तो फिर तो वो लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास वो टूट भी सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन टू इंक्रीज़ द सेंसिटिविटी ऑफ करंट। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, जो करंट सेंसिटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द कॉइल के। याद रखें कि ये भी हमारे पास इतना प्रैक्टिकल वे नहीं है टू इंक्रीज़ द करंट सेंसिटिविटी। क्यों? क्योंकि जब हम एरिया ऑफ द कॉइल को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो वेट ऑफ कॉइल होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो मैग्नेट होता है उस यानी नॉर्थ साउथ जो दो पोल्स होते हैं उसके दरमियान में एक ख़ास फासला होता है, उसके अंदर हमने इस कॉइल को डालना होता है। अगर सपोज़ उसका आप एरिया बहुत बढ़ा दें तो आपके पास तो इतना ख़ास प्रोविज़न नहीं होता है, इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आप उसको ज़्यादा बढ़ा के उसमें रख दें, क्योंकि एक ख़ास डिस्टेंस होता है जिसके अंदर आपने उसको रखना होता है। So we don't have much place to increase the area of the coil and then placed between the two poles of the magnet. So this is also not a good practical solution for the sensitivity of current. ये भी मतलब इतना ख़ास
प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। आल दो कि हमारे पास करंट सेंसिटिविटी इससे बढ़ जाएगी एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ाने से, लेकिन ये भी प्रैक्टिकल वे नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो करंट सेंसिटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर सपोज़ हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो उससे वेट ऑफ द कॉइल भी बढ़ेगा, एंड देयर इज़ अ चांस दैट द सस्पेंडेड वायर विल नॉट बियर दिस वेट एंड इट मे बी ब्रोकन। तो ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अब फाइनली हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया? फाइनली जो हमारे पास ऑप्शन रहता है वो ये है कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी को इंक्रीज कर दें, यानी रिप्लेसिंग द वीक मैग्नेट बाय अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट विच हैज़ मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो फिर हमारे पास करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ द प्रैक्टिकल वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, ये हमने करंट सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ा। अब हम, चूँकि हमने शुरू में कहा था कि हमारे पास देयर आर टू मेथड्स टू मेजर द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ दी मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। एक ये लैंप स्केल अरेंजमेंट था जो कि अभी हमने पढ़ लिया। दूसरा जो हमारे पास है वो है पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर। अच्छा, ये जो हमारे पास गैल्वानोमीटर होता है ये थोड़ा सा लेस सेंसिटिव होता है, एंड इसको हम पाइवोटेड कॉइल गैल्वानोमीटर कहते हैं। और इसमें ये होता है कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है वो सस्पेंडेड नहीं होता बाय ए वायर, रादर देन इट इज़ पाइवोटेड या पिवोटेड बिटवीन टू जेवल्ड बेरिंग्स। यानी जो हमारे पास कॉइल होता है, पिछला जो हमारे पास मेथड था उसमें उसको हमने सस्पेंड किया था वो फॉस्फोर ब्रोंज वायर से। यहाँ पे हमारे पास जो कॉइल होता है उसको हमने पाइवोट किया होता है बिटवीन टू जेवल्ड बेरिंग्स। सो दिस टाइप ऑफ गैल्वानोमीटर इज आल्सो कॉल्ड वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर या डी आर्सोनल वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़रा इसकी कंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये मोस्टली स्कूल और कॉलेज लेबॉर्ट्रीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं, ये पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर। कंस्ट्रक्शन तो ऑलमोस्ट इसकी सेम है जो कि सस्पेंशन कॉइल गैल्वानोमीटर है, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हॉर्स शू मैग्नेट हमारे पास होता है जो कि उस पहले वाले में भी था, विथ कनकेव शेप एट द पोल्स। इन बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट देयर इज़ अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, तो ये उसमें भी था। ओवर द सॉफ्ट आयरन सिलेंडर देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स विच इज़ मेड अप ऑफ copper wire, and the copper wire is wounded on an aluminum frame. Now to hold this coil a phosphor bronze two thin rods, वो भी हमारे पास इन्हें उस पहले सूरत हाल में हमारे पास फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर था। यहाँ पे थोड़ा सा एक मोटा सा आप कह सकते हैं, थिन है लेकिन उससे शायद ये उससे ज़्यादा मतलब वो वाला ज़्यादा थिन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टू रॉड्स होते हैं, थिन रॉड्स। वहाँ पे हमने टर्म यूज़ किया, जो टर्म यूज़ किया था वो वायर था। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टू थिन रॉड्स होते हैं। और ये हम कैसे दिखाई दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास रॉड हैं, तो ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज का वायर है, और ये हमारे पास कॉइल हैं, ये इसके अंदर सॉफ्ट आयरन सिलेंडर हैं, और इस रॉड के साथ जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज हैं इसके साथ हमारे पास टू हेयर स्प्रिंग्स अटैच होते हैं विद दीज टू रॉड्स। द हेयर स्प्रिंग हैज़ टू फंक्शन, याद रखें। ये जो हेयर स्प्रिंग्स है ये हेयर स्प्रिंग्स है, ये ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। ये लोअर कंट्रोल स्प्रिंग है और ये ऊपर वाला है ये मतलब हेयर स्प्रिंग्स हमारे पास हैं। तो याद रखें कि ये जो हेयर स्प्रिंग है इसका एक काम तो ये है कि ये एज अ करंट लीड काम करता है, यानी करंट जो एंटर होता है इसमें गैल्वानोमीटर में और फिर
दूसरे से निकलता है, लीव करता है करंट फ्रॉम द अदर हेयर स्प्रिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये तो इसका एक फंक्शन हो गया कि एज ए करंट लीड बिहेव करता है। सेकेंड फंक्शन जो इसका है हेयर स्प्रिंग का, कि ये रिस्टोरिंग टार्क प्रोवाइड करता है। यानी सपोज जब इसमें करंट फ्लो करता है तो ये कॉइल मूव करता है, जब कॉइल मूव करता है तो इसको डिफ्लेक्शन टार्क हम कहते हैं। ये अब इस कॉइल को वापस लाने की कोशिश करने के लिए जो हम यानी यूज़ करते हैं वो हेयर स्प्रिंग है। यानी हेयर स्प्रिंग जो है ये रिस्टोरिंग टार्क प्रोवाइड करता है ताकि वो कॉइल को वापस लाने की कोशिश करे। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे पास कॉइल है इसके साथ एक एल्यूमिनियम पॉइंटर भी अटैच किया गया है विच मूव्स ओवर द स्केल। ये देखें, ये इस कॉइल के साथ ये एल्यूमिनियम पॉइंटर है, ये पॉइंटर जो है ये एल्यूमिनियम का बना होता है। विच मूव्स ओवर द स्केल, ये इस स्केल के ऊपर मूव करता है, दस गिविंग द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। ठीक है। सो फाइनली द होल सिस्टम इज पाइवोटेड बिटवीन टू जिवल्ड बेरिंग। ये देखें, इस पूरे सिस्टम को दो जिवल्ड बेरिंग्स में ये बेरिंग्स हैं, इसमें इन्होंने पाइवोट किया होता है। द जिवल्ड बेरिंग इज अटैच्ड विद द इंसुलेटिंग मटेरियल सो द कॉइल इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैग्नेट। ये जो जिवल्ड बेरिंग है ये फिर एक इंसुलेटेड मटेरियल के साथ अटैच किया होता है। ठीक है, ये हमारे पास यानी कि ताकि ये इंसुलेटेड हो सो दैट द कॉइल इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैग्नेट। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसकी वर्किंग डिस्क्राइब करनी है। और वर्किंग सिंपली ये है कि जब आप इस गैल्वेनोमीटर को करंट सप्लाई करते हैं तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट कॉइल विल बी डिफ्लेक्टेड, एंड व्हेन द कॉइल इज डिफ्लेक्टेड देन द एल्यूमिनियम पॉइंटर विल मूव ऑन द स्केल। तो वो एल्यूमिनियम पॉइंटर जो है ना वो मूव करेगा स्केल पे, क्योंकि कॉइल रोटेट हो रहा है और कॉइल के साथ एल्यूमिनियम पॉइंटर भी अटैच है। देन वी कैन मेजर द डिफ्लेक्शन एंड हेंस मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। तो ये हमारे पास जो दूसरा टाइप था पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक्स।